जय हिंद फ्रेंड्स। डिवाइन इंस्टीट्यूट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। भारतीय संविधान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का राष्ट्रपति कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति, यहाँ पे लिख देते हैं, भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 52 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति, आर्टिकल 52 के अंतर्गत कहा कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। और भारतीय संविधान निर्माताओं ने दुनिया के 60 देशों का अध्ययन किया और उसके पश्चात कहा कि हमारे भारत में भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के अंतर्गत, आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल 53 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अर्थात भारत का राष्ट्रपति, भारत का जो प्रधानमंत्री होता है, उसके द्वारा किए गए सारे कार्य, ये माना जाता है कि भारत का राष्ट्रपति, क्योंकि अंतिम रूप से हस्ताक्षर भारत के राष्ट्रपति के होते हैं, इसलिए कार्य तो प्रधानमंत्री करता है, लेकिन यह माना जाता है कि यह कार्य राष्ट्रपति ने किया है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के प्रधानमंत्री के वास्तविक रूप में तो प्रधानमंत्री करता है, लेकिन माना जाता है कि यह कार्य राष्ट्रपति ने किया है। इसलिए भारत के राष्ट्रपति को भारत का राष्ट्राध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है। अब बात आती है कि भारत के राष्ट्रपति, इतना बड़ा और इतना रिस्पॉन्सिबल पद, भारत के राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से भारत का राष्ट्रपति का पद लिया गया है। तो भारतीय संविधान निर्माताओं को लगा कि जो भारत के राष्ट्रपति का पद है, वो कहीं ना कहीं जो इंग्लैंड की महारानी होती हैं या इंग्लैंड का सम्राट होता है, उसके कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति भारत की महारानी के समान होगा। और ये बात यहीं से निकल कर आई कि जब भारत का राष्ट्रपति, जो भारत के महारानी होती हैं, वो जो कार्य
इंग्लैंड के अंदर करती हैं वही सारे कार्य भारत का राष्ट्रपति भारत के अंदर करता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि इंग्लैंड के अंदर जो अधिकार इंग्लैंड की महारानी को प्राप्त हैं वही सारे अधिकार भारत के अंदर भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि भारत का राष्ट्रपति का पद, भारत के राष्ट्रपति का पद इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। और अगली बात है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में भारत का राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अर्थात भारत के अंदर जो 3 सेनाएं हैं, वायुसेना, जल सेना और थल सेना, यानी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति यानी सुप्रीम कमांडर होता है भारत का राष्ट्रपति। आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर, सर्वोच्च सेनापति होता है। और अगली बात कही गई कि भारत का राष्ट्रपति भारत की महारानी के समान होता है, महारानी या सम्राट के समान होता है। तो भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड की महारानी या सम्राट के समान होता है। अभी मैंने आपको बताया कि भारत का जो राष्ट्रपति का पद है वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। और ये बात क्यों निकल कर आई कि भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड की महारानी या सम्राट के समान होता है? क्योंकि जो कार्य भारत इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड की महारानी करती हैं, जो अधिकार इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड की महारानी को प्राप्त हैं, वही सारे अधिकार, वही सारे कार्य भारत के अंदर भारत का राष्ट्रपति करता है। इसीलिए कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड की महारानी या सम्राट के समान होता है। ये कंपटीशन में सवाल आता है कि भारत के राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आपको लिखना, वहाँ पर टिक मारना है कि राष्ट्रपति का पद इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। और कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति का जो है वो किस देश के सम्राट या महारानी के समान भारत के राष्ट्रपति को पद प्रदान किया गया है, तो वो इंग्लैंड की महारानी। क्योंकि इंग्लैंड में ये सिस्टम है कि वहाँ पर जो है कोई राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन नहीं होता, कोई चुनाव नहीं होता। वहाँ पर महारानी जो है महारानी होती हैं, और ये आनुवांशिक रूप पे चलता है कि महारानी की बेटी जो होगी वो महारानी, या बेटा हुआ तो फिर सम्राट बनेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये संविधान, इंग्लैंड का संविधान कहता है। जबकि भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में बाकायदा चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, और उसके आधार पर जो रिजल्ट में विजयी होता है
वो भारत का राष्ट्रपति बनता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के राष्ट्रपति को बहुत सारे आर्टिकल प्रदान किए और उस आर्टिकल के माध्यम से राष्ट्रपति को बहुत सारे अधिकार भी प्राप्त हुए। और अब वो कौन कौन से आर्टिकल हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पहला तो मैंने बताया आर्टिकल 52 से राष्ट्रपति स्टार्ट होता है, यानी आर्टिकल 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, और आर्टिकल 53 में भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री जो जो कार्य करता है या जो नियम बनाता है, जो कानून बनाता है, जो भी योजनाएं बनाता है, यह माना जाता है कि वह कार्य प्रधानमंत्री ने नहीं अपितु राष्ट्रपति ने किया है। क्योंकि अंतिम रूप से हस्ताक्षर राष्ट्रपति के होते हैं, इसलिए यह माना जाता है कि प्रधानमंत्री ने नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। फिर बात आती है आर्टिकल 54 की, और आर्टिकल 54 में आर्टिकल 54 में बताया गया है कि आर्टिकल 54 से राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में पहली बात कही गई कि जो भारत के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में वही लोग भाग लेते हैं। तो यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी कहने का मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता जो होते हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। लोकसभा का सदस्य समझते होंगे आप लोग कि लोकसभा का जैसे अपना रायबरेली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से सोनिया गांधी सांसद हैं, तो वो सांसद हैं, व्यवहारिक आम भाषा में सांसद बोला जाता है। और सांसद जो होता है वो रायबरेली ज़िले की जो जनता है वो लोकसभा में रायबरेली ज़िले की जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये माना जाता है कि वो लोकसभा की सदस्य हैं और आम भाषा में उसको सांसद बोलते हैं। दूसरी बात आती है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को निर्वाचन अधिकारी के पास 15,000 रुपये जमा करना होगा। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को निर्वाचन अधिकारी के पास 15,000 रुपये जमा करना होगा। तो 15,000 रुपये तो बहुत सामान्य सी बात है। कोई सामान्य व्यक्ति 15,000 रुपये मान लो उसके पास नहीं होगा तो इकट्ठा करके ले जाके जमा कर देगा निर्वाचन अधिकारी के पास और कहेगा मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा।
तो ऐसे में बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे और निर्वाचन करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव है और ज़्यादा संख्या में जब लोग राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो जाएंगे तो फिर चुनाव कराना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने जो तीसरी शर्त रखी, यानी कि जो इतना बड़ा पद और उस पद के लिए एक इतना बड़ा बैरिकेटिंग लगा दिया कि देश का सामान्य व्यक्ति या साधारण व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ भी नहीं सकता। उसके लिए तीसरी शर्त क्या है, कहा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव वही व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है जिसके नाम का 50 मतदाता प्रस्ताव करे और 50 मतदाता समर्थन करे। यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में वही व्यक्ति खड़ा हो सकता है जिसके नाम का 50 मतदाता प्रस्ताव करे तथा 50 मतदाता समर्थन करे। अब मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतदाता होते हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो यहाँ आम जीवन में एक सांसद से मिलने में तो आफत है, और यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव में वो लोग मतदान कर रहे हैं। तो यहाँ इतना बड़ा बैरिकेटिंग है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वही व्यक्ति खड़ा हो सकता है जिसके नाम का 50 मतदाता प्रस्ताव करें और 50 मतदाता समर्थन करें। यानी कि कुल मिलाकर जिसके पीछे 100 सांसद खड़े होंगे वो कोई देश का सामान्य व्यक्तित्व ना होगा। इसीलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ये तीसरी शर्त रखी कि राष्ट्रपति का चुनाव एक प्रतिष्ठित संवैधानिक पद है, तो इसलिए ये बात कही गई। गरिमा पद, इसलिए इतनी बड़ी इसकी अहर्ता है। 55 की और अब अगला आर्टिकल है आर्टिकल 55, और आर्टिकल 55 में है आर्टिकल 55 में कहा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। अब यहाँ पे समझने योग्य बात यह है कि एकल संक्रमणीय पद्धति यह कैसी पद्धति है। तो एकल संक्रमणीय पद्धति से तात्पर्य है कि इसमें मतदाता वरीयता क्रम के आधार पर मतदान कर सकते हैं। यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा अधिक चाहते हैं, जैसे ABCD, ये 4 लोग प्रत्याशी ABCD 4 लोग राष्ट्रपति के प्रत्याशी हैं। तो यहाँ पर ये सिस्टम है कि मतलब नंबरिंग वाइज आप मतदान कर सकते हैं। जिसको सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि ये राष्ट्रपति बन जाए उसको नंबर 1, जिसको दूसरे नंबर पर चाहते हैं उसको नंबर 2। तो इस तरह से मतदाता आते हैं और कोई 2, 1, 2, 3 ऐसे करके नंबरिंग वाइज वहाँ पर मतदान होता है। और अधिकांशता क्या सामान्यता जो है प्रथम चरण की काउंटिंग में, यानी कि प्रथम चरण का जो काउंटिंग होता है उसमें निर्धारण हो जाता है। लेकिन
वीवी गिरी एक पूर्व राष्ट्रपति हुए हैं, वीवी गिरी। इनके निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, क्योंकि इन्होंने आत्मा की आवाज़ के आधार पर मत मांगे और द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी। इसलिए कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि द्वितीय पसंद के आधार पर भारत का राष्ट्रपति कौन बना, तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होंगे और वीवी गिरी आपको सही करना है। इनके विपक्ष में नीलम संजीवा रेड्डी चुनाव में खड़े थे। सबसे ज़्यादा लोग चाहते थे कि नीलम संजीवा रेड्डी चुनाव जीतें, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी और द्वितीय चक्र की मतगणना में वीवी गिरी विजयी हुए। इसलिए ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये बात समझने योग्य है। संक्रमणीय पद्धति, तो संक्रमणीय एकल संक्रमणीय पद्धति एकल संक्रमणीय पद्धति से तात्पर्य है कि मतदाता वरीयता क्रम के आधार पर मतदान कर सकते हैं। सामान्यतः प्रथम चरण के प्रथम चरण में निर्धारण हो जाता है, परंतु वीवी गिरी, ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं वीवी गिरी, वीवी गिरी के निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। अब क्वेश्चन किसी तरह भी पूछ सकता है कि द्वितीय पसंद के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव, भारत का राष्ट्रपति कौन बना, तो आंसर हो जाएगा वीवी गिरी। या फिर आ सकता है कि आर्टिकल 55 में क्या उल्लिखित है, तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है, तो वहाँ पर ऑप्शन होंगे, उसमें एक होगा एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि। बहुत सारे अभी आर्टिकल प्रदान किए गए हैं राष्ट्रपति को और उसके आधार पर बहुत सारे अधिकार भी प्राप्त हैं। तो अभी यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।